का इंटरेस्ट भी है समाज के प्रति। इंजीनियर दिनेश कुमार राजपूत हमारे बीच में गाजियाबाद से। अनुराग सिंह, गुड इवनिंग दिनेश जी, कैसे हैं? प्रवेंद्र लोधी हमारे बुलंदशहर से हैं, पत्रकार हैं। सत्यपाल सिंह राजपूत भिंड से हमारे बीच में हैं। और लोधी अनिल वर्मा जी का कहना है कि प्रशासन ने सुबह 9 से 11 तक मेडिकल दुकान खोलने के लिए कहा है। नहीं, वो काम ज़रूरी है अनिल जी, आप जो काम कर रहे हैं मानवता के हित में, सुबह मेडिकल शॉप खोलना ये ज़्यादा ज़रूरी है। एडवोकेट उमेश राजपूत, अगर यूट्यूब चैनल हो जिस पे यूट्यूब चैनल वगैरह, अब हम लॉकडाउन के बाद उस दिशा में कार्य करेंगे। फ़िलहाल हमारा कार्य है कि इस लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसका हम लोग लाभ उठाएं। बंटी वर्मा, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप। नीरज राजपूत, गुड इवनिंग बंटी। तो आई होप लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं। 50 के आसपास हमारे जो नियमित लोग जो इस परिचर्चा में भाग लेते हैं, लगभग सभी लोग आ चुके हैं। और हम लोग आरंभ करने वाले हैं आज जैन धर्म का इतिहास और महावीर स्वामी के विचार। तो जैसा कि हमने कल चर्चा की थी गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी लोगों ने समझा होगा कि भारत में जो कर्मकांड और पाखंड आधारित जो व्यवस्था बढ़ रही थी, उस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जो विचार हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। एक जो चीज़ है वो बौद्ध धर्म के बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही गौतम बुद्ध ने की, इसमें कोई कहीं भी दो मत नहीं है। यानी गौतम बुद्ध ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। लेकिन जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा मिथ की अवधारणाएं भी हैं। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी को ये कहा जाता है कि वो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन जैन धर्म की स्थापना उससे बहुत साल पहले हुई थी, ऐसा जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। और वो कहा जाता है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, उससे पहले 23 अन्य तीर्थंकर भी हो चुके हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म की स्थापना बहुत पहले ऋषभदेव ने की थी और उसको लेकर के उनके ग्रंथों में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन हमारा जो आशय है वो ऐतिहासिक चीज़ों से है, जो हिस्टोरिकल हमें मिलता है, इतिहास जो कहता है। तो इतिहास में महावीर स्वामी और उसके बाद का हमको प्रॉपर इतिहास मिलता है। बाकी चीज़ें पौराणिक या बाकी चीज़ें साहित्यिक हैं, लेकिन महावीर स्वामी के बारे में जो एविडेंस मिले हैं वो इतिहास ने उनको पुष्ट कर दिया है। उनकी तमाम स्रोतों से उनको वेरीफाई किया जा चुका है और पुरातात्विक और दूसरे जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्होंने उन चीज़ों को पुष्ट किया है कि हाँ, ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक क्रम में हुई हैं। तो जैसा गौतम बुद्ध ने जो उस समय बलि और कर्मकांड की जो कुप्रथाएं थी उनके विरोध में जाकर के अपने विचार रखे, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी अपने विचार रखे। महावीर स्वामी के बारे में जो एक और चीज़ है जो ये कि वो वैशाली जो गणराज्य था उसमें उनका जन्म हुआ। और कहीं कहीं ये लिखा मिलता है कि वो इक्ष्वाक वंश के रहने वाले थे। फिर वही सारी की सारी चीज़ें आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगी। इक्ष्वाकु कई बार रामायण में दशरथ और इन लोगों का वंश इक्ष्वाकु कहा जाता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। हमारे अनुसार उनका जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। और उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके बारे में मैं आपको बताऊं, उनका जन्म 599 BC में, जो साहित्य उपलब्ध है उसके अनुसार 599 BC, मतलब एक तरीके से ये और गौतम बुद्ध दो लोग समकालीन लोग थे लगभग, ये कुछ समय पहले के थे। और वैशाली गणतंत्र में कुंडलपुर नामक या कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैन और बौद्ध परंपरा को श्रमण परंपरा कहा जाता है। श्रमण, ये श्रमण परंपरा के धर्म हैं। जैन धर्म भी इसी परंपरा का धर्म था। महावीर स्वामी भी गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ के चले गए और तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन को दुनिया के सामने रखा। और तमाम राजाओं ने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। आप आगे चल के देखेंगे कि तमाम राष्ट्रकूट जो शासक थे, तमाम गुजरात के लोग थे, जूनागढ़ इत्यादि में लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। किंग कलिंग एक स्थान था, कलिंग जिसको वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, वहाँ के एक राजा थे खारवेल, उनका एक अभिलेख मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से उड़ीसा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो कलिंग जो नरेश थे
खारवेल, उनका नाम था खारवेल, उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था और उसका काफ़ी प्रमोशन उन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म को भी बौद्ध धर्म की तरह राजकीय संरक्षण मिला पूरे देश भर में। और दो चीज़ें खास करके हैं कि जैन धर्म भारत में बहुत फैला और भारत में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि भारत के बहुत सारे हिस्से में लोग उसको फॉलो करते रहे, लेकिन जैन धर्म भारत से बाहर नहीं जा पाया। जैसे आप देखेंगे तिब्बत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, जापान में, पश्चिमी एशिया में आपको जैन धर्म दिखाई नहीं देगा। तो जैन धर्म जो है उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जैन धर्म ने बहुत सारी चीज़ें जो वैदिक हिंदू धर्म था उसके साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती चली गई। इस कारण से जैन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने में सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर इसी की तुलना में हम बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध धर्म भारत में फैला उस समय, लेकिन भारत में कमज़ोर पड़ गया, लेकिन दुनिया भर में वो स्थापित हो गया। आप पूरे विश्व में कहीं जाएंगे तो 85 देश ऐसे हैं जो दुनिया भर में हैं। अब क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जैन और बुद्धिज्म दोनों समकालीन दर्शन है, समकालीन धर्म है। क्या उसकी खासियत थी? महावीर स्वामी के द्वारा जो जैन धर्म बनाया गया था उसमें पंच महाव्रत की बात कही गई है, जिनको पंच महाव्रत कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये जो 5 महाव्रत हैं ये जैन दर्शन, जैन धर्म के अनुसार लोगों को पालन करने होते थे। और जैन धर्म ने खास करके अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अहिंसा वाला जो एलिमेंट था उस पर बहुत जोर दिया। और बाद में चल करके देखेंगे कि उनमें तमाम दूसरे पंथ बने, जैसे खास करके जैन धर्म आगे चल के दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया और दिगंबर और श्वेतांबर भी आगे चल करके अनेक शाखाओं में बंट गए। तो जैन धर्म का जो मुख्य सिद्धांत था वो था अहिंसा पर बल देना, और उनका ये मानना था कि चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। तो अहिंसा पर अतिशय बल देने के कारण शुरू में लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो किसान खेती करेगा उस खेती वाले किसान को कहीं ना कहीं खेती में कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो जैन धर्म को अपनाने वाले जो अधिकांश लोग थे वो व्यापारी वर्ग के लोग थे। पहले व्यापारी वर्ग ने इसको अपनाया और आज भी अगर आप देखें भारतवर्ष में तो जैन समुदाय आपको लगभग व्यापारी मिलेगा। यदि आप आज देखें तो आज भी आप पाएंगे कि जैन समुदाय, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अधिकांश लोग व्यापारी हैं आज भी। तो उसकी वजह यही थी कि हाँ, नेट की समस्या है, नेट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है बीच बीच में, कोई नहीं, वो तो चलता है। तो जैन धर्म ने अहिंसा पर बहुत बल दिया और अहिंसा पर बल देने के कारण से ये जो धर्म है वो व्यापारी वर्ग के लिए सूट करता था और बाकी क्षत्रिय और जो किसान वर्ग थे उनके लिए उतना वो अनुकूल नहीं था, इसलिए इनका प्रचार प्रसार इन वर्गों में कम हुआ। उसके अलावा जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने कुछ और जो सिद्धांत दिए, जैसे उन्होंने एक सिद्धांत दिया अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में उन्होंने कहा कि कोई भी एक जो चीज़ है वो सत्य नहीं है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एक हाथी का जो उदाहरण दिया जाता है कि 5 अंधे लोग एक हाथी को छूते हैं और कोई उसकी पूंछ को टच करता है, कोई उसको पेट को टच करता है, कोई उसके कान को टच करता है, कोई उसके पैर को टच करता है और अपने आधार पर कहते हैं कि हाथी खंबे जैसा है, हाथी झाड़ू जैसा है, हाथी सूप जैसा है। तो जैन दर्शन भी यही मानता है कि जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है उसमें कोई एक अंतिम सिद्धांत सत्य नहीं है, ये अनेक प्रकार से हो सकता है, अनेक प्रकार से इसके रास्ते हैं ज्ञान प्राप्ति के। तो ये जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत था जिसको हम बोलते हैं अनेकांतवाद। और एक सिद्धांत जो जैन दर्शन ने दिया वो है अपने जिसको हम बोलते हैं स्यादवाद। आपने सुना होगा, वो स्यादवाद एक तरीके से संभावनाओं पर चलता था और उस संभावनाओं में जैसे आपने सुना होगा स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च, स्याद अस्ति च नास्ति च। तो कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, सही भी है गलत भी है, इस तरीके से वो सप्तांग सिद्धांत है। एक तरीके से 7 सिद्धांत उसमें दिए गए हैं जिसको हम लोग स्यादवाद के नाम से जानते हैं। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद ये जैन दर्शन के 2 सिद्धांत रहे थे। मूलतः हम लोगों को जैन दर्शन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इन दोनों की बात करनी होगी।
दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैन और बौद्ध दर्शन दोनों वेदों को नहीं मानते थे। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों वेदों को नहीं मानते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे। भारत में एक जो परंपरा है आस्तिक और नास्तिक की, कई बार लोगों को ये लगता है कि जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। भारत की परिभाषा, भारत की परंपरा ये नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति अगर वेदों को मानता है तो आस्तिक है और वेदों को नहीं मानता है तो नास्तिक है। ये अंतर आप लोग स्पष्ट रखना। हो सकता है कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या कभी आपको विद्वान लोग पूछना शुरू कर दें कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या होता है। आस्तिक का मतलब ईश्वर को मानने वाला और नास्तिक का मतलब ईश्वर को न मानने वाला नहीं होता। आस्तिक का अर्थ है जो व्यक्ति वेदों में भरोसा करता है, जो वेदों को मानता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता उसको हम नास्तिक कहते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनको ईश्वरवादी कहा जाता है, जो ईश्वर को नहीं मानते उनको अनीश्वरवादी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन कर दिया है आस्तिक और नास्तिक का। आमतौर पर कोई व्यक्ति ये बोलता है नास्तिक है तो मतलब भगवान को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति वेदों में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है, और जो वेदों में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर को यानी भगवान को मानता है उसको कहा जाता है ईश्वरवादी, और जो भगवान और ईश्वर को नहीं मानता उसको कहा जाता है अनीश्वरवादी। इंग्लिश में ईश्वरवादी के लिए वर्ड है थियस्ट, THIEST, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसके लिए वर्ड है एथियस्ट। लेकिन नास्तिक और आस्तिक के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। नास्तिक का मतलब नास्तिक होता है, आस्तिक का मतलब आस्तिक होता है। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। और जो वैदिक परंपरा में जितने कर्मकांड थे, बलि यज्ञ थे, उसका इन लोगों ने विरोध किया। जैन ने भी उसी तरीके से विरोध किया, और कुल मिलाकर के व्यापारी वर्ग में ये चला गया। जैन धर्म लोगों पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाया जो बौद्ध धर्म छोड़ पाया, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या था, उसमें मध्यम मार्ग की बात थी। यानी उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा पर बल नहीं, बहुत आराम पर बल नहीं, उसने मध्यम मार्ग की बात की थी। और जैन धर्म जो है उतना ओपन नहीं था लोगों के लिए जितना बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने सबके लिए अलाउ किया कि आप आइए और शिक्षा। बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे लगता है आपका भी कर रहा होगा। इधर ये क्या है कि 5-6 मिनट में एक बार 20 सेकंड के लिए कहीं डिस्कनेक्ट होता है, फिर आ जाता है। तो चलिए कोई नहीं। तो जैन और बौद्ध धर्म के दर्शन को हमने समझा कि उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनका काल क्या था और उनके स्रोत क्या थे। स्रोत जैसे मैंने कहा कि तमाम जो जैन ग्रंथ हैं, भगवती सूत्र है, तमाम तरह के जो उनके ग्रंथ हैं उसमें जानकारियाँ मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों में आपने देखा हुआ अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, उसके अलावा आपने विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब आपने ग्रंथ सुने होंगे। इन सारे ग्रंथों के आधार पर और पंचमार्क जो कॉइन्स हैं उनके आधार पर हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैन धर्म आगे चल कर के भारत में बड़ी बड़े स्तर पर मूर्तियाँ बनी, जैसे मथुरा आज से हम लोगों को जैन धर्म से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली, और कई भारत में केंद्र जैन के स्थापित हुए। जैसा कि आगे चल कर के जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को अपना लेता है, और श्रवण बेलगोला एक जगह पड़ती है मैसूर में, वहाँ पर जाके एक पहाड़ी पर वो संलेखना एक पद्धति होती है जैन में, संलेखना। तो उसमें क्या होता है कि बिना खाना खाए आप अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो बड़ी कठिन विधि होती है, और उसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो ये कुल मिलाकर के बेसिक जानकारी है आपकी जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म और जैन दर्शन दोनों चीज़ों के बारे में हमने बात की, और 2-3 चीज़ें आप याद रखना। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, स्यादवाद का जो सिद्धांत है उसको आप याद रखना, अनेकांतवाद का सिद्धांत है उसको याद रखना, और बाकी जो दिगंबर श्वेतांबर में जो उनका विभाजन है उसको आप याद रखना। और अहिंसा उनके धर्म का मूल है। जैन दर्शन में सबसे जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो अहिंसा पर किया गया है, और अहिंसा को कठोरता तक लेके गए हैं। बहुत कठिन तरीके से अहिंसा का पालन किया जाए, ऐसा जैन धर्म में और दर्शन में हमें दिखाई देता है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे मगध साम्राज्य, और अब एक तरीके से इंडिया की प्रॉपर पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य, इंडिया की राजनीतिक इतिहास की हम लोग चर्चा करेंगे, और यहाँ से भारत का जो इतिहास है वो बिल्कुल विधिवत हो जाएगा, प्रॉपर हमें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। पौराणिक परंपरा के अनुसार मगध पर एक वंश शासन करता था जिसका नाम था बृहद्रथ। इसकी हमको जानकारी मिलती है पौराणिक स्रोतों से, और
मैं इतिहास की चीज़ों को ही एक्सेप्ट करता हूँ, पौराणिक चीज़ों को हम लोग उतना वरीयता नहीं देते। उसमें बृहद्रथ वंश की जानकारी मिलती है और एक व्यक्ति का नाम मिलता है जरासंध। आप यदि महाभारत की चर्चा करेंगे तो महाभारत में आप पाएंगे कि बृहद्रथ जो है वो व्यक्ति था जिसने अभिमन्यु को मारा था। तो महाभारत काल में बृहद्रथ का नाम इस रूप में मिलता है। लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे मगध साम्राज्य में तो वहाँ जरासंध और बृहद्रथ की जानकारी मिलती है, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि किस सन में कब तक वो राज किया था, लेकिन ऐसा पौराणिक स्रोतों में मिलता है सुनने को। मगध के इतिहास की विधिवत शुरुआत होती है हर्यक वंश से। हर्यक वंश से उसकी विधिवत शुरुआत होती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जो पिछली हमारी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के अनुसार मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ, और वो 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद अफगानिस्तान में थे और बाकी गंगा घाटी में बहुत सारे थे। उसके अलावा दक्षिण में गोदावरी तक और मध्य प्रदेश में उज्जैन तक के जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद की हम लोगों को जानकारी मिलती है। जैसे पंचाल था, कुरु था, सौरसेन था, मत्स्य था, कंबोज था, अवंती था, मगध था, अंग था, चंपा था, अश्मक था, चेदी था, वत्स था। ये सारे के सारे महाजनपदों की चर्चा हम लोगों ने कल की थी। 16 महाजनपद, दक्षिण में गोदावरी तक ये महाजनपद हमको मिलते हैं, उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक, और पूर्व में जो बिहार की सीमा है वहाँ से लेकर के पश्चिम में जयपुर तक हम लोगों को 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने यह भी चर्चा की थी कि ये 16 महाजनपद अपने अपने राज्य विस्तार को लेकर के आपस में संघर्षरत थे, और इन्हीं 16 महाजनपदों में से जो मगध महाजनपद था इसने अपनी कूटनीति के जरिए और अपनी शक्तियों का विस्तार करके सभी महाजनपदों पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया। और कालांतर में हम देखते हैं कि मगध पूरे भारत के साम्राज्य का केंद्र बन गया, यानी मगध साम्राज्य ने भारत के सभी महाजनपद और सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बारे में हम लोगों को विधिवत जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हर्यक वंश से। हर्यक वंश पहला वंश है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और वहाँ पर हम लोगों को एक राजा का नाम मिलता है बिंबसार। आप लोग चाहें तो बिंबसार का बारे में पढ़ सकते हैं। बिंबसार का जन्म, बिंबसार ने 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की, और बिंबसार गौतम बुद्ध का समकालीन था और गौतम बुद्ध का शिष्य भी था और बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था, क्योंकि वो मगध का सम्राट था। तो इस कारण से वो एक तरीके से बौद्ध धर्म का संरक्षण करता भी था और वो गौतम बुद्ध का अनुयायी भी था बिंबसार। तो बिंबसार ने सबसे पहले वहाँ पर मगध साम्राज्य की स्थापना की 544 ईस्वी में, और बिंबसार ने विवाह नीति की, विवाह की कूटनीति को अपनाया। जो आसपास के गणराज्य थे, जैसे लिच्छवी गणराज्य था, तो लिच्छवी गणराज्य में वहाँ के राजा की पुत्री थी, उससे उसने विवाह किया। उसके अलावा बगल में एक कौशल महाजनपद था। कौशल का नाम आपने सुना होगा। कौशल में उस समय राजा हुआ करते थे, राजा प्रसेनजीत। तो राजा प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। महाकौशला से बिंबसार ने विवाह किया, और पंजाब में एक भद्र प्रांत था, उस भद्र प्रांत की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ये कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे याद करें। ये दर्शाता है कि बिंबसार ने विवाह कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपने आसपास के राज्यों से बढ़िया संबंध बनाए, और फिर जब उसके पास पर्याप्त सेना हो गई तो बिंबसार ने आसपास के राज्यों को मगध में मिलाना आरंभ कर दिया। बाद में बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, और अजातशत्रु ने भी विवाह के माध्यम से और साथ साथ दूसरे राज्यों पर विजय करने के माध्यम से मगध का साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद उदयन शासक बना। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली। तो कभी अगर आपके सामने इतिहास में या कहीं ये सवाल आता है कि जो वर्तमान पटना है इसी को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी राजा उदयन, जो मगध का सम्राट था, और बाद में वो राजधानी पाटलिपुत्र ले आया था। तो आप समझ सकते हैं जैसे बड़े बड़े शहरों के हम लोगों को बहुत सारे वो मिलेंगे संस्थापक। जैसे
आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, उन जानकारियों के माध्यम से हम लोगों को इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूं कि मगध पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। और जैसे आज दिल्ली भारत का केंद्र है, भारत में लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, दिल्ली तो कुछ भी नहीं, बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र भारत का केंद्र रहा है। यानी जो मगध था, वो मगध से पूरे भारत का शासन संचालित होता था। कौन कौन से जो मुख्य वंश थे जिन्होंने मगध पर राज किया? तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हर्यक वंश, जिसमें हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके बाद उदयन आते हैं। उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और उसके बाद उसका एक बेटा था जिसका नाम था कालाशोक। उसके बाद हम देखते हैं नंद वंश। नंद वंश ने शासन किया मगध साम्राज्य पर, और नंद वंश में दो प्रसिद्ध राजा हुए, महापद्म नंद और उसके बाद आपका धनानंद। धनानंद को सत्ता से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मौर्यों के बाद शुंग वंश के राजा हुए, उसके बाद कण्व वंश के राजा हुए, उसके बाद सातवाहन वंश के राजा हुए। आगे चल करके हम देखते हैं कि फिर उसके बाद इस पर गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया। तो पूरा एक इतिहास की ये परंपरा है जिसके माध्यम से मगध पर अलग अलग वंशों ने राज किया। उसकी चर्चा हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में स्थापित करने वाला, पूरे भारत को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में व्यवस्थित करने का कार्य मगध की तरफ से हुआ। और इस मगध की स्थापना ओम प्रकाश राजपूत ने कहा है कि सर गौतम बीसी में थे और बिंबिसार एडी में थे। तो सबका जो ओम प्रकाश राजपूत जी, ये आप अपना फैक्ट करेक्ट करिए। जो गौतम बुद्ध थे वो 563 में उनका जन्म हुआ था और बिंबिसार ने 544 बीसी में, यानी 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 544 बीसी में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्यक वंश का राजा बना था। तो जब हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, उस समय गौतम बुद्ध 20 वर्ष के थे। तो हो सकता है जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद वो मगध के संपर्क में आए होंगे। तो कुल मिलाकर के बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जो हम मगध साम्राज्य की चर्चा कर रहे हैं, ये सब ईसा के पूर्व की बात हो रही है, सब बीसी की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट। यानी गौतम बुद्ध के ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। एक तरफ जैन और बौद्ध आंदोलन चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उद्भव हो रहा है। तो उसके उद्भव की शुरुआत में हमें कौन मिलता है? सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने बात की बिंबिसार की, अजातशत्रु की, उदयन की। उसके बाद शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। तो अब ये सवाल उठता है कि ये मगध ही क्यों उभरा, मगध ही शक्ति के रूप में क्यों उभरा? 16 महाजनपद थे, बाकी महाजनपद क्यों जो है विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाए? तो एक तो जो मगध की स्थिति थी, मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, उसमें बहुत सारी नदियां और संसाधन थे, उनके पास रिसोर्सेज थे। दूसरा जो था वो ये था कि मगध के पास प्राकृतिक सुरक्षा थी। खास करके जो उसकी राजधानी थी गिरिव्रज, वो नदियों और पहाड़ों से घिरी थी, इसलिए उस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, उसको जीतना मुश्किल था। तीसरा, आगे चल करके हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के बौद्धिक आंदोलनों ने बड़े हिस्से को इन राज्यों को सपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ से उनको सेना मिली, जहाँ से उनको मैन पावर मिली। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि इस काल में आकर के लोहा एक क्रांति का रूप ले चुका था, जिसको बोलते हैं आयरन रेवोल्यूशन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के आयरन रेवोल्यूशन भारत में स्टार्ट हो गया था। और आप जानते होंगे, बिहार मतलब जो आज का झारखंड भी बिहार का हिस्सा है, तो झारखंड वाले हिस्से में, बिहार के कई सारे हिस्सों में व्यापक पैमाने पर लोहे की खोज हुई, व्यापक पैमाने पर लोहा मिला। और जिस राज्य के पास लोहा ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से वो तलवार, भाले, अस्त्र शस्त्र इत्यादि का निर्माण ज़्यादा करेगा। तो मगध के पास वो नेचुरल रिसोर्सेज थे। जैसे अफगानिस्तान में जो कंबोज था, या आपका कुरु था, या पंचाल था, या अवंती था, वहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे।
तो मगध के पास नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में लोहे के व्यापक भंडारों की खोज हुई और इसके कारण से उसको सेना को दक्ष बनाना, सेना को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराना आसान हो गया। इस कारण से मगध की सैनिक शक्ति में विस्तार हुआ। एक और बड़ी वजह यह थी जिसके कारण मगध का विस्तार हुआ कि मगध के राजा बहुत निपुण थे। जैसे कि बिंबिसार ने विवाह कूटनीति के माध्यम से कौशल और लिच्छवी के साथ बढ़िया संबंध बना लिए और अंग को पराजित कर दिया, चंपा को हरा दिया। उसके बाद अजातशत्रु ने कौशल को हरा दिया, काशी को हरा दिया। तो कुल मिलाकर के मगध के राजाओं ने स्मार्टनेस दिखाई। उन राजाओं ने आपस के बीच में संतुलन बनाते हुए शक्ति के बल पर, कूटनीति के बल पर, विवाह संबंधों के बल पर आसपास के सभी राज्यों पर एक एक करके अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो कुल मिलाकर के मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध के पास संसाधन, मगध के पास सेना, मगध के पास कुशल नेतृत्व, ये जो सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों ने मगध को साम्राज्य के रूप में विकसित होने का अवसर दिया, एक केंद्र के रूप में। और जो सबसे बड़ी बातें हुई कि बौद्ध और जैन आंदोलनों के कारण जो नया जनमानस तैयार हुआ, उस नए जनमानस ने इन राजाओं को सपोर्ट किया और राजाओं ने भी अपनी सुविधा अनुसार इन धर्मों को संरक्षण दिया। जैसा मैंने कहा कि बिंबिसार और अजातशत्रु जो मगध के संस्थापक हैं, वो दोनों लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया, तमाम बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने लेखन करवाया। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से वो जो प्रजा शोषण का शिकार थी, वो प्रजा इन धर्मों के माध्यम से राजा की समर्थक बन गई और राजा ने धर्मों का संरक्षण देकर के अपने लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है मगध में, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने कोशिश नहीं की होगी। अवंती जो था, जिसको आज हम उज्जैन बोलते हैं, उसने बहुत प्रयास किया। बहुत लंबे समय के बाद अवंती पर कब्जा हो पाया। कौशल ने बहुत संघर्ष किया, काशी ने बहुत संघर्ष किया मगध के विरुद्ध, लेकिन अंततः उन्हें मगध की शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े। तो ये जो सारी वजह थी, इसके कारण मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया और काला अशोक एक प्रसिद्ध राजा था, बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद नंद वंश का शासन आया और महापद्म नंद ने इसकी शक्ति का और विस्तार किया। लेकिन इस बीच में एक घटना घटी और वो घटना ये थी कि नंद वंश में का जो अंतिम शासक था धनानंद, वो गद्दी पर बैठा और धनानंद बड़ा लालची किस्म का व्यक्ति था, स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था और वो तमाम तरीके के जिसको बोलते हैं अपयश वाली नीतियाँ उसने अपनाई, जिसके कारण वो पब्लिक में बदनाम हो गया। कौन? धनानंद। तो धनानंद को उसके ही लोग पसंद नहीं करते थे, उसके राज दरबारी, उसकी जनता। जिस तरह का टैक्सेशन उसने किया, जिस तरह की नीतियां अपनाई, इससे उसका अपयश बढ़ा। इस कारण से धनानंद की छवि धूमिल हुई। जब धनानंद मगध पर शासन कर रहा था, उसी समय पश्चिम में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और सिकंदर आक्रमण करते करते भारत में काफ़ी अंदर तक घुस आया और झेलम नदी। सिकंदर के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि सिकंदर ने किस तरीके से पोरस से लड़ाई की, सिकंदर ने किस प्रकार से राजा दाहिर से लड़ाई की, वो हम लोग शायद कल की चर्चा में रख लेते हैं कि भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण। आज केवल हम ये कहेंगे कि सिकंदर जब पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो उस समय धनानंद मगध का सम्राट था और मगध के सम्राट को ही एक प्रकार से भारत का सम्राट कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के धनानंद और सिकंदर के बीच में कोई प्रत्यक्ष लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ है कि धनानंद ने सीमा पर जाकर के सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई नहीं की, ये तय है। वो किस तरह की नीतियाँ, किस तरह की चीज़ें अपनाता, इस कारण से उसका जो अपनी जो ख्याति, जो कीर्ति थी, वो धूमिल हो चुकी थी। इस बीच में आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा, चाणक्य और धनानंद का विवाद। वो कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक जो युवा था, वो चरवाहे का बेटा था और उसकी मुलाकात चाणक्य से कहीं हुई और चाणक्य ने उसको ट्रेन किया, उसको प्रशिक्षित किया और सेना बनाई। और सेना बनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस तरीके से हम देखते हैं कि 321 ईसा पूर्व 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया और भारत में मौर्य वंश की नींव पड़ी।
यही मौर्य वंश भारत का एक महान वंश स्थापित हुआ, जिन्होंने मगध के यश को और कीर्ति को पूरी दुनिया में फैलाया। तो ये क्रम है इतिहास का। हम सबसे पहले हर्यक वंश को जाने, फिर शिशुनाग वंश को जानेंगे, फिर नंद वंश को जानेंगे, उसके बाद मौर्य वंश को जानेंगे, उसके बाद शुंग वंश को जानेंगे, उसके बाद कर्ण वंश को जानेंगे। ये श्रृंखला है हमारे इतिहास की। मुझे लगता है बहुत आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रखने की। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप वो सारी चीज़ें मुझे बता सकते हैं, ताकि हम लोग उनको स्पष्ट कर सकें। इतिहास के बारे में मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि बेसिक आइडिया हम लोगों को हो जाए कि किस तरीके से हमारे भारत का ऐतिहासिक वर्णन है। जो हर्यक वंश है, इसमें हर पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है, ऐसा मिलता है उल्लेख। तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पिता की हत्या करने वाला वंश। इसमें कई राजाओं ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, सबने अपने पिताओं की हत्या की थी, ऐसा साहित्य में उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर हम इस इतिहास की विवेचना करते हैं। तो यदि आपको यहाँ तक कोई समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ें समझने में दिक्कत हो तो आप डाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। धनानंद किस जाति का था? जैसा मैंने कहा कि उस समय की जातियों के बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि किस जाति से रहा होगा। आम तौर पर हम लोगों को जो दृष्टांत मिलते हैं उसमें ये था कि यह आवश्यक नहीं था कि क्षत्रिय ही गद्दी का वारिस हो। कई सारे उदाहरण हमको प्राचीन भारत में ऐसे मिलते हैं जहाँ शूद्र लोगों ने सत्ता पे कब्जा किया। जैसे राजा दाहिर, सिंध का राजा जो दाहिर था, जिसके समय सिकंदर ने आक्रमण किया था, वो राजा शूद्र था। तो इस प्रकार से नंद वंश के बारे में हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से उनकी जाति के बारे में नहीं बता सकते। इवन जितने भी जो शुरुआती वंश हैं, इनके बारे में इनके वर्ण को, इनकी जाति को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। उसके बारे में कोई बहुत सारी जानकारी हम लोग नहीं कह सकते। जैसा कि जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार कोई कहता है कि दासी पुत्र था, कोई कहता है कि नौकर का पुत्र था। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ कुछ ग्रंथों में मिलती हैं, लेकिन कोई बहुत स्पष्ट निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो सारी प्रतिक्रांति हैं, आप जो देखेंगे गौतम बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बहुत सारी प्रतिक्रांतियाँ हुई हैं, बौद्धिक प्रतिक्रांतियाँ, जिनके माध्यम से नए नए राज्य उपजे हैं, वो राज्य आम तौर पर वैदिक परंपरा की विरोधी मानसिकता के लोगों के द्वारा बनाए गए, जो वैदिक परंपरा की कर्मकांड और उन चीज़ों को नहीं मानते थे। उन लोगों के द्वारा इन एरियाज में राज्यों की स्थापना हुई है। तो संभवतः हो सकता है, मेरा जो अपना मानना ये है कि देखिए, आर्य जो लोग थे, आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे, और आर्य लोग जो थे उन्हीं में से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय लोग थे। ये जो सारे राज्य बनाए वो यहाँ के मूल निवासियों ने बनाए थे। अधिकांश इतिहासकारों का यही मानना है कि ये जो सारे के सारे लोग थे वो जो राज्यों की स्थापना की है वो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने बनाया है। तो संभवतः वो उनकी वर्ण व्यवस्था के बाहर के सिस्टम के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अभी इतिहासकार भी एक मत नहीं है। जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार, जैसे गुप्त हैं, गुप्त राजाओं के बारे में कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है कि वो किस जाति के थे, किस वर्ण के थे, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। सबका अपना अपना मत है। तो हिस्ट्री में पुरानी चीज़ों को लेकर के एक बहुत बड़ा भ्रम ये बना हुआ है कि आमतौर पर उस समय के एविडेंस इस रूप में नहीं मिलते। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे समाज के 1000 या 2000 साल पहले का इतिहास कोई व्यक्ति लेके आए, कोई लेके नहीं आया। मैंने कई बार लोगों से कहा कि आप पढ़ते लिखते हैं, लेके आइए, नहीं मिलेगा। लोग ला करके ऋग्वेद का एक श्लोक दे देते हैं, मंत्र। ऋग्वेद का जो मंत्र है वो अलग संदर्भ में लिखा हुआ है। ऋग्वेद का जो मंत्र है वो अलग जो है संदर्भ में लिखा हुआ है। जैसा आप नरेंद्र लोधी ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, ये एक मान्यता है, ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रिय थे। इतिहासकार भी इन सारी चीज़ों को लेकर के एक मत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि चाहे धनानंद का नंद वंश रहा हो, चाहे आपके जो मौर्य हों,
ये सामान्य जाति के लोग थे, मतलब छोटे समाज के लोग रहे होंगे। जो इतिहासकारों का तर्क है वो यही कहता है कि सामान्य कोई चरवाहे का या कोई इस तरीके से सिंपल छोटे छोटे काम करने वाले लोगों में से ही ये लोग निकल के आए और इन्होंने राजसत्ताओं का निर्माण किया। ये लगभग चीज़ें मानी जाती है। इवन चाणक्य को लेकर के भी कई सारी चीज़ें इतिहास में बड़ी अजीब हैं। जैसे आपको बताऊं कि अशोक के अभिलेख और शिलालेख मिले हैं भारत में। अशोक के अभिलेख और शिलालेख जो मिले हैं वो सारे लोग, जो सारे शिलालेख हैं वो भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है अशोक के शिलालेख। और आप पाएंगे कि अशोक के शिलालेख में कहीं भी चाणक्य का नाम नहीं है, जबकि ये कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार का भी वो प्रधानमंत्री रहा कुछ समय तक। लेकिन अशोक के अभिलेखों में या अशोक के समय कहीं भी उसका जिक्र नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी और शोध होंगे, अभी और मंथन होगा और विचार होगा और हो सकता है चीज़ें निकल के आए। तो जैसा कि जो क्योंकि पूर्व का जो भारत है, जो आर्य संस्कृति थी, वो आर्य संस्कृति आपकी सीमित हो गई थी मध्य गंगा तक। और ये जो सारे राज्य हैं मगध वगैरह, ये पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं। तो चाहे तो गणराज्य रहे हों 10 गणराज्य या पूर्वी क्षेत्र के महाजनपद हों, आमतौर पर ये आर्य विरोधी संस्कृति के लोग थे। तो ऐसे में बहुत संभव है कि भारत की जो मूल छोटी छोटी जातियाँ हैं उन जातियों के ये लोग रहे हों। ओम प्रकाश राज जी, आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। किसी ने और कुछ पूछा था, हाँ खैर चलिए। तो कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं है हम लोगों को, लेकिन हिस्ट्री की धारा स्पष्ट दिखाई देती है कि मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ और नहीं, नरेंद्र लोधी जी, जो आप कह रहे हैं कि माहेश्वती साम्राज्य से संबंध माना जाता है, इसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। आप देखिए, हम लोगों के, चलिए हम इतिहास की चर्चा बाद में करेंगे, अब मैं अपने समाज के ऊपर ही कुछ चर्चा आप लोगों से कर लेता हूँ। हम लोगों को संस्कृति, इतिहास, धर्म, इन सब चीज़ों को एक साथ रख के पढ़ना चाहिए, तब कि पिक्चर क्लियर होती है। आप लोगों से मैं ये पूछता हूँ, हमारे समाज में आर्य परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार होता था, जिसको हम द्विज बोलते हैं। उपनयन मतलब एक धागा होता है, जो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग अपने डाले रहते हैं यहाँ पर सूत का धागा बना हुआ। आप मुझे बताइए, हमारे समाज में किसी का उपनयन होता था क्या? मेरी जानकारी में हमारे समाज में उपनयन संस्कार कभी किसी का होता नहीं था। और अगर कोई कहता है कि होता था तो उसको फिर वो ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति छद्म बातें प्रस्तुत कर रहा है। हमारे समाज में कहीं भी उपनयन संस्कार की परंपरा नहीं थी, पॉइंट नंबर 1। और जबकि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्य समाज का ये मूल तत्व था उपनयन संस्कार होना, जिसमें वो ये धागा जो है उनका 6 वर्ष की, 8 वर्ष की और 12 वर्ष की उम्र में पड़ता था। एक चीज़ जिसको जनेऊ बोलते हैं, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ पे मैं आता हूँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आज भी सगोत्र विवाह नहीं होते। ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो परंपरा है वैदिक काल से लेकर के आज तक, जैसे दुबे है तो शादी चौबे में होगी, चौबे है तो त्रिपाठी में होगी, त्रिपाठी है तो शुक्ला में होगी, शुक्ला है तो दीक्षित में होगी, दीक्षित है तो उपाध्याय में होगी। आप लोगों को ब्राह्मण या क्षत्रिय में आप देख लीजिए, सोलंकी है, चौहान है, परमार है, सिसोदिया है, जो क्षत्रिय वर्ण है उन सब में कहीं भी सगोत्र विवाह नहीं होते। और वो वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल की परंपरा को आप देखेंगे तो कहीं भी आपको सगोत्र विवाह नहीं मिलेंगे, यानी लड़की भी चौहान, लड़का भी चौहान, ये विवाह नहीं होगा। आप ब्राह्मणों में देखेंगे लड़की शुक्ला, लड़का शुक्ला, विवाह नहीं होगा। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है उसमें सगोत्र विवाह नहीं होते थे। अब अपने समाज में आप देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो पौराणिक इतिहास है, जो साहित्य और कथाओं में जो चलता है, उसको इतिहास मान बैठे हैं। आप मुझे बताइए, हमारे समाज में क्या कभी देखा जाता है कि लड़का इस गोत्र का है, लड़की इस गोत्र की है? कभी नहीं होता। हमारे विवाह संबंधों में ये सारी चीज़ें ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। और किसी भी समाज की सबसे बड़ी समस्या यही रही है, जिस समाज ने इतिहास को की गहराई को नहीं समझा,
जिस समाज ने यथार्थ को नहीं समझा है, वही समाज प्रगति में पिछड़ा है। जब मैंने कहा कि इतिहास के तमाम अध्ययनों के आधार पर हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा समाज मूल कृषक संस्कृति से जुड़ा हुआ समाज है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप किसी भी राज्य में आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसमें किसान थे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के आसपास किसान थे। आप वैदिक सभ्यता में आएंगे, कृषि और पशुपालन है, वहाँ पे किसान थे। उसके बाद आप जैन और बौद्ध आंदोलन में आएंगे, वहाँ आपको किसान मिलेंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे मौर्य साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में, वहाँ पे किसान थे। गुप्त साम्राज्य में किसान थे। इवन भारत में जब दिल्ली सल्तनत थी, तुर्की शासन था, मुगलों का शासन था, तब भी किसान थे। अंग्रेज थे तब भी किसान थे। भारत में लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, सब कुछ आ गया, आज भी किसान हैं। तो हम लोग इतिहास की व्याख्या तार्किक नहीं करते, हम लोग भावनावश या अलग जो फैक्ट नहीं है, जिसके इतिहास के प्रमाण नहीं है, उन सारी चीज़ों को हम लोग मानते चले आ रहे हैं। जो मैंने 2-3 सवाल आपसे उठाए, कभी आप मंथन करके देखना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो जो मैं कहता हूं कि मूल कृषक संस्कृतियां जो भारत में रही हैं, हमारा संबंध उससे है, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक्स में है, ये हम लोगों के जेनेटिक्स में है कि हम लोग वो काम सदियों से करते चले आ रहे हैं। अब लोग उन चीज़ों को समझते नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में लोग जानते नहीं है। कहीं से किसी पुराण में एक शब्द दे लिया कि साहब उसमें लिखा हुआ है। अरे वो पुराण किसने लिखा है? आप बताइए, क्या पुराण आपने लिखा है या आपके पूर्वजों ने लिखा है? पुराण जो व्यक्ति लिखेगा वो चीज़ों को अपने हिसाब से लिखेगा। जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे जाते हैं उसको लिखने वाला अपने वर्ग, अपने समाज के हितों का संरक्षण करने के लिए लिखता है। तो हम लोग उसको इतिहास मान बैठते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को व्याख्याएं तार्किक धरातल पर जाके करनी चाहिए कि उसके एविडेंस क्या हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए 3-4 चीज़ें जो मैं पूछता हूँ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण में सगोत्र विवाह नहीं होते, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। क्या हमारे समाज में ऐसा है? नहीं है। वहाँ पर उनके समाज में आप देखेंगे कि वहाँ पर उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल से। देखिए, संजय लोधी ने जो कहा है कि अकबर ने जोधा से शादी की थी, अकबर ने जो जोधा से शादी की थी वो राजा था, सम्राट था। अकबर भारत का सम्राट था। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले राजा महाराजा सैकड़ों शादियां करते थे। तो वो चाहे किस धर्म से शादी करे, किस जाति से शादी करे, वो राजा की अपनी इच्छा होती थी। राजा के पास वो अधिकार, वो पावर थी, जिस पावर के माध्यम से वो तमाम शादियां करता था। उस शादी का संबंध सामाजिक नहीं था। कई लोगों को लगता है कि वो सामाजिक था ही नहीं। आप बताइए, अकबर की हजारों रानियां थी, उसमें तमाम जातियों, तमाम धर्मों की रानियां थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक परंपरा को अपना रहा था? तो कई बार क्या है, हम लोगों को पर्याप्त रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। और ये देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो थ्योरी और जो संकल्पना मैंने आपके सामने रखी है, ये प्रमाणों के और तथ्यों के आधार पर है। आप केवल कोरी बहसबाजी करके, या आप ये समझो कि साहब हमने उस पुराण में पढ़ लिया, हम लेके आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मुझे आप प्रूव करके दिखा दो। कोई भी आदमी इतिहास की जो सवाल मैंने उठाए हैं उसको प्रूव करके दिखा दे, सिद्ध करके दिखा दे ऐतिहासिक स्रोतों पे। आपके जो कथा हैं, गल्प हैं, पौराणिक साहित्य हैं, वो प्रूफ नहीं होता है। वो अगर किसी में दिखा दिया कि राजा के अंदर 10,000 हाथियों से ज़्यादा ताकत थी, तो उसको कथा कह सकती है, कहानी कह सकती है, साहित्य कह सकता है। उसको कभी इतिहासकार, कभी बुद्धिजीवी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता कि एक आदमी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत हो सकती है। इम्पॉसिबल, ये असंभव है। तो इस तरह की जो अतिशयोक्तियाँ होती है, इस तरह की जो बातें बढ़ा चढ़ के की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको गुमराह करने के लिए होती हैं। मैंने जितने एविडेंस की बात की है, आप ये सारे एविडेंस खोज के लाइए और बताइए। जैसे लाला भैया ने कहा, राजा जो ये सारे काम करते थे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। जैसा मैंने कहा ना कि जो बिंबसार था, बिंबसार ने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया, बिंबसार ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया, और बिंबसार ने जाकर के जो मद्र है, क्षेमा है, उसकी बेटी से विवाह किया। और मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया था। सेल्यूकस यूनान का रहने वाला था। सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। और जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, तो जो एरिया भारत के पश्चिमी सीमा पर सिकंदर ने जीते थे, उन सारे एरियाज पर सेल्यूकस शासन करता था। और सेल्यूकस और सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 BC में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर दिया, और सेल्यूकस को परास्त करने के बाद सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। तो जो वैवाहिक संबंध राजाओं के हुआ करते थे वो तमाम राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर हुआ करते थे। उसका मतलब वो सामाजिक व्यवस्था को इंगित नहीं करता है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है कि आम समाज में कौन कौन सी रीतियाँ, कौन कौन से संस्कार प्रचलित थे। ये सब जानने के लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अभी जो लोगों की नॉलेज है ना वो बहुत सरसरी है। मैं इस विषय पर कभी जाना नहीं चाहता क्योंकि ये डिबेट का विषय हो जाता है, लेकिन लोगों ने इस पर अध्ययन नहीं किया है। नहीं, जो आर.एस. नरवरिया साहब आपने जो कहा है कि भिंड में और मुरैना में और आगरा में कुछ लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, ये बेसिकली स्वामी केशवानंद जी और ऐसे कुछ लोगों ने आरंभ करवाए थे। ये ट्रेडिशनल परंपरा में नहीं है, ये ट्रेडिशन और परंपरा में नहीं है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा ना कि कृषक संस्कृति है, हमें इतिहास को फिर से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। जो कृषक संस्कृति है वो कृषक संस्कृति मूल संस्कृति है भारत की। देखिए, अगर हम भारत के इतिहास की बहुत गहराई से पड़ताल करें तो जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट तो वेद में आया है उत्तर वैदिक काल में। उससे पहले भी भारत में हड़प्पा सभ्यता है, उससे पहले भी भारत में कांस्ययुगीन संस्कृति है, उससे पहले भी आप जाएंगे तो भारत में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कृषक संस्कृति के रूप में। संजय लोधी एडवोकेट, मैं यहाँ पर डिबेट नहीं करना चाहता, आप कभी मेरे से पर्सनल बात करना। जो राजा हृदय शाह हैं या जो अवंती बाई हैं, ये लोग बहुत छोटे छोटे एरिया के जमींदार थे। वो लोगों को हम वो जो छत्री वाली परंपरा है उसमें नहीं काउंट करते। आप लोगों को शायद लगता होगा कि उस परंपरा में अगर काउंट करते तो पूरे के पूरे समाज में प्रणाली पाई जानी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि हमारे समाज में क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण की परंपरा है वैदिक काल से अब तक निरंतर जारी है। आप अपने आसपास सर्वे करा के देख लेना, उनमें सगोत्र विवाह नहीं होते। क्या हमारे समाज में ऐसा है? नहीं है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे इतिहास में कुछ और भूमिका है, उस पर शोध करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि वेदों से भी बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है। जो वेदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का कॉन्सेप्ट आया है, वेदों से पहले ऋग्वेद है, ऋग्वेद से पहले भारत में और संस्कृतियां हैं, उससे पहले भारत में हड़प्पा संस्कृति है, उससे पहले हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियां हैं, उससे पहले नवपाषाण काल है। आप अगर वहां से इतिहास का चक्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के हर युग में, हर काल खंड में कृषक संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। और कृषक संस्कृतियों को चलाने वाले लोगों की अपना एक अलग सामाजिक दर्जा होना चाहिए, जो कि इतिहासकारों ने नहीं किया है। ये एक बहुत बड़े शोध का और बहुत बड़े डिबेट का विषय है। जब आपके समाज में ऐसे जागरूक और पढ़े लिखे लोग पैदा हो जाएंगे तो वो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देंगे। अभी तक का जो इतिहास लिखा गया है, जितनी सारी चीज़ें कही गई हैं, वो हम आप लोगों ने नहीं लिखी हैं, वो दूसरे लोगों ने लिखी हैं। और इसलिए उन्होंने समाज का निर्धारण, समाज का वर्गीकरण अपने हिसाब से कर दिया है। बहरहाल ये टॉपिक हम लोगों का काफ़ी डिबेट का हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। जो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है वो आप उसको समझ लीजिए। और अगर आपको ये सब लगता है तो जो राजा के लक्षण हैं वो उस समाज के बाकी लोगों में नज़र आने चाहिए। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग ठाकुर लिखते हैं दमोह जिले में, ठाकुर लिखते हैं दमोह जिले में अपने समाज के लोग। लेकिन आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ठाकुर है तो कौन होगा? सोच के देखिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को इतिहास को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़, बुलंदशहर में हमारे समाज का आदमी धनी है तो ये समझता है कि पूरा समाज धनी है। आपको रायबरेली में जाकर के, अमेठी में जाकर के, फतेहपुर में जाकर के, कौशाम्बी में जाकर के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर को देखना होगा और उसके आधार पर आपको मानक बनाने होंगे, तब जाकर आप इतिहास की रूपरेखा बना सकते हैं। खैर चलिए, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और मेरा कई सारे लोगों से सारे इशू पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक मत नहीं है,
क्योंकि हिस्ट्री में हमने डेप्थ रिसर्च नहीं की है। और एक बात हमेशा मान के चलिए, एक वर्ड है, एक एस श्रीनिवासन करके बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। एस श्रीनिवासन ने एक वर्ड दिया है संस्कृतिकरण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेंस्क्रिटाइजेशन। इंग्लिश में सेंस्क्रिटाइजेशन और हिंदी में उसका नाम है संस्कृतिकरण। तो वो जो संस्कृतिकरण है, उस संस्कृतिकरण में ये होता है, उस संस्कृतिकरण में ये होता है कि कई बार जो छोटी जातियां थी, उन जातियों ने बड़ी जातियों के, उच्च जातियों के तौर तरीकों को अपना लिया और वो उसी तरह का व्यवहार करने लगी। उसको हम बोलते हैं संस्कृतिकरण, सेंस्क्रिटाइजेशन। तो एक्चुअली उनका सामाजिक स्तर नहीं बदला। उनमें से कुछ लोग जो राजा की पदवी पर पहुंचे, कुछ लोग जो जमींदार की पदवी पर पहुंचे, उन्होंने संस्कृतिकरण के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड कर लिया। लेकिन बाकी जो पूरा का पूरा समाज है, बाकी पूरा का पूरा समाज उसी स्तर पर रह गया। तो खैर हम लोग इस पर चर्चा नहीं करते। ये एक ऐसा विषय है जो काफ़ी चीज़ों पर नीचे आ जाएगा, हम इसकी चर्चा नहीं करते। हमको अभिलक्षणों से पहचान करनी चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में अगर आप सबसे संपन्न अगर लोग देखेंगे हमारे समाज में, तो आप पाएंगे कि बुलंदशहर और अलीगढ़, जहाँ पर समाज आर्थिक रूप से, एजुकेशन के माध्यम से और पॉलिटिक्स, तीनों ही एरिया में पूरे देश में सबसे अच्छी स्थिति में है। लेकिन यहाँ आप किसी भी गांव में जाएंगे जहाँ इतना बड़ा समाज रहता है, वहाँ कभी भी उपनयन नहीं होता। सदियों में हमने तो अपने पूर्वजों से पूछा, क्या किसी का उपनयन होता था? नहीं होता था। उपनयन संस्कार आपका नहीं होता है तो वैदिक परंपरा के अनुसार आप उस चीज़ का हिस्सा नहीं हो। ये सब चीज़ें हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए और ये एक व्यापक शोध का विषय है। जैसे जो कृषक संस्कृतियां हैं, कृषक संस्कृतियों की उपेक्षा की गई है, दो संस्कृतियों की बहुत उपेक्षा की गई है। और जो लोग इतिहास को बारीकी से समझते हैं और पढ़ते हैं, वही उस पर राय बना सकते हैं। भारत में दो संस्कृतियां आपको मिलेंगी। एक संस्कृति है जल संस्कृति, जिसमें ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जल पे निर्भर रहा है, जिसमें निषाद हैं, कहार हैं, कश्यप हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं। ये जो संस्कृति है वो जल आधारित रही है, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे। उस संस्कृति का वर्णन बहुत पहले से मिलता है। आप बिल्कुल इतिहास के एंड पर जाएंगे तो भी आपको वो जल संस्कृति दिखाई देगी। और उसी प्रकार से दूसरी एक जो संस्कृति है, कृषक संस्कृति, वो कृषक संस्कृति भी आपको हर जगह दिखाई देगी पूरे इतिहास में। और उसके अलावा तीसरी जो संस्कृति है उसको बोलते हैं पशुचारी या पशुपालक संस्कृति। वो संस्कृति भी आपको पाषाण काल से लेकर के आज तक किसी न किसी रूप में विद्यमान दिखाई देगी। जो इतिहास में वर्णन हुआ है, जो सामाजिक वर्गीकरण हुआ है, उसमें जल संस्कृति, कृषि संस्कृति और पशुचारी संस्कृति की उपेक्षा कर दी गई है। और ये फिर से इतिहासकारों के लिए बड़े शोध का विषय हो सकता है। और जब इन समाजों के लोग पढ़ लिख करके खुद इतिहासकार बनेंगे तो फिर वो इसकी पुनर्व्याख्या करेंगे कि ये इसके पीछे सत्य क्या है और ये किस व्यवस्था के हिस्सा हैं और इनका सामाजिक स्तर क्या है। बहरहाल हमारा जो अपनी जो चीज़ें हैं, मैं अब सब लोगों से कहता हूँ कि भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय और ये वाला डिबेट आप लोग छोड़ दीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। आज के समय में आपको जो शिक्षा में जो लाभ मिलता है, नौकरियों में जो लाभ मिलता है, वो मिलता है आपको आपके ओबीसी में होने के कारण। आप ओबीसी में होने के कारण आपको लाभ मिलता है, आपका जाति के नाम से सर्टिफिकेट बनता है। तो हम लोगों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से ये जान लेना चाहिए कि भाई आपकी जाति ये है, जिस जाति के आधार पर आपको आरक्षण मिलता है, आपको नौकरी मिलती है, पढ़ाई में लाभ मिलता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग है उसमें आप आते हो जनरली पूरे देश में। तो भैया जब ये सारी चीज़ें आपको संवैधानिक, शैक्षणिक तमाम चीज़ों के अधिकार देती है तो हम लोगों को इस पर टिकना चाहिए। हम लोगों को काल्पनिक, पौराणिक, अनावश्यक डिबेट क्यों करने हैं? मुझे बताइए। अगर मैं आप सब लोगों को बोल दूं कि आप क्षत्रिय हो, आप महाराजा धीराज हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, तो क्या आप हो जाओगे या उससे आपको कुछ मिल जाएगा? अगर आपको अपने बच्चों को पीसीएस बनाना है, आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो आपको वही चाहिए कि भैया ओबीसी के सर्टिफिकेट का लाभ मिल जाए और हमारे बच्चों को सिलेक्शन हो जाए, यही चाहिए ना? तो उस यथार्थ को स्वीकार करो। जो चीज़ें आपको संविधान दे रहा है, जो चीज़ें आपको कानून दे रहा है, जो चीज़ें आपको विधि व्यवस्था दे रही है,
प्रैक्टिकली हम लोगों को उस पर फोकस होना चाहिए। एक काल्पनिक डिबेट जो कुछ लोगों ने शुरू किया अपने फायदे के लिए, हो सकता है ये जो वर्ण व्यवस्था की परंपरा है बहुत बाद में आई हो, कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठतर और बाकी लोगों को निम्नतर बताने के लिए परंपराएं शुरू कर दी हो। हमारा भी क्या यही कर्तव्य है कि हम उन परंपराओं को ढोते रहें जिसके कारण समाज में भेदभाव पैदा हुआ, जिसके कारण समाज में असमानता आई, जिसके कारण समाज में शोषण हुआ। हम लोगों को इस तरह की परंपराओं को नहीं अपनाना चाहिए और ख़ास करके वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे वर्ग को इस तरह की परंपराओं को, इस तरह की मान्यताओं को नहीं अपनाना चाहिए। इतिहास में भी सब कुछ पूरी तरीके से सत्य नहीं होता है, उस लिखने वाले, उस बनाने वाले की कल्पना से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो परतें उखड़ती हैं और नई नई जानकारियाँ, वास्तविक जानकारियाँ आती हैं। फिर भी इस पर चर्चा में मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि इट शुड नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। ये हम लोगों के डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। ये हम सब लोगों के, अब जैसे RBS लोधी ने कहा कि कुछ राज्यों में लोधी जनरल हैं, अब मैं आपको बता दूं बंगाल में और उड़ीसा में आप जाइए तो लोधी वहाँ पर अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ST में आते हैं। बंगाल में और उड़ीसा में हमारे समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जाति से भी नीचे अनुसूचित जनजाति में। अब आप क्या कहोगे? और उनके सर्टिफिकेट बनते हैं। आप लोगों को मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, लोकसभा टीवी पर भारत के लोग करके सीरीज है, उसमें आप ढूंढ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग बंगाल और उड़ीसा में जनजाति के रूप में हैं और उनके सर्टिफिकेट बनते हैं बाकायदा ST के। तो मेरे हिसाब से अपन को इस डिबेट पर नहीं जाना चाहिए। ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य का डिबेट मुझे लगता है ये काल्पनिक है, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने को जाति व्यवस्था के बारे में बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारा समुदाय किस कैटेगरी में है और हमको सामाजिक शैक्षणिक रूप से कहाँ कहाँ उसका फ़ायदा मिलता है, यही जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बार बार धर्म की बात कर रहा है तो आप यकीन मानिए आपको गुमराह करेगा। आपके सामने पुराने काल्पनिक इतिहास को लेकर आ रहा है, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है, तो वो अज्ञानी है खुद और आपको अज्ञान में ढकेलने का, आपके समाज को अंधकार में धकेलने का काम कर रहा है। हम लोगों को पर्याप्त रूप से व्यवहारिक चीज़ों को जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए और प्रैक्टिकली जो चीज़ें सही हैं, जिनके पास हमारे पास तार्किक जवाब हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। और यही देखिए आपकी शिक्षा है, अगर आप अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका दृष्टिकोण ये हो जाएगा। और आप अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके अनुसार क्या होगा? आपके अनुसार ये होगा कि 10,000 हाथियों की ताकत के आदमी आएंगे, लोगों को उठा ले जाएंगे, भूत पिशाच आएंगे, ज्योतिषी आएंगे, सारे के सारे ज्योतिषियों की जानकारियाँ धरी की धरी रह गई हैं कोरोना के चक्कर में। एक ज्योतिषी नहीं बता पा रहा कि शुभ मुहूर्त कब है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई बार इस तरह की अनावश्यक कल्पनाओं को जो हमारे पूर्वज अशिक्षा के कारण मानते चले आ रहे थे, अब भाई अब अशिक्षा नहीं है, अब तो पढ़ाई लिखाई आ चुकी है, हम लोग क्यों उनको माने? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को जिन लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जनरल में आते हैं, तो आप जनरल में आते हो तो फिर आप ST में क्यों आते हो? आप अनुसूचित जाति में क्यों आते हो? जबकि मैनपुरी और फिरोजाबाद में UP में बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के बनते हैं, SC के बनते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो परिकल्पना है, ये मिथ की जो किताबों में है, सिर्फ वहाँ तक रखो। आप व्यवहारिक चीज़ों पर हम लोग आकर के चर्चा करें। और समाज हित में क्या हो सकता है? समाज हित में सबसे अच्छा शिक्षा हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। आप किस कैटेगरी में आते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, आप कंपटीशन पास नहीं कर सकते, तो आपका सारा काल्पनिक स्वर्णिमतीत धरा का धरा रह जाएगा। आप बोलते रहो कि मेरे जो पिताजी और परदादा के परदादा जो है बहुत बड़े महाराजा थे, ये थे वो थे। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, अगर आप कंपटीशन पास नहीं कर पाते हो, तो आपका पुराना काल्पनिक जो इतिहास है जिसको आप दुनिया को बता रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम लोग थोड़ा सा चीज़ों पर फोकस्ड हों। क्लियर? चलिए, तो आज थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से और इससे थोड़ा सा अलग हटके गए। और अगर किसी के पास है, जैसा कि कुछ लोगों ने इतिहास के बारे में रखा, जैसे किसी ने कहा कि मायास्मृति हमारा वो है, मैं मायास्मृति वगैरह तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। मैं सब लोगों को आपको एक चुनौती दे रहा हूँ, और वो चुनौती ये है कि 1000 ईस्वी से पहले हमारे समाज के किसी व्यक्ति का, किसी राजा का बाकायदा किसी साहित्य में, किसी ग्रंथ में, किसी इतिहास में उसका विवरण लिखा हुआ आप लेके आ जाइए मेरे सामने।
अभी तक तो 6-7 साल में इस चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को राजा महाराजाओं के वंशज मानते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि आप मुझे 1000 साल पहले किसी व्यक्ति का लेके आ जाइए, बाकायदा लिखा हो, उनका योगदान हो, आपको ये सारी चीज़ें केवल 1516 के 600 ईस्वी में दिखाई देंगी। और केवल जगनिक का जो आला खंड काव्य, उसमें ईश्वरदास लोधी का वर्णन है, उसके अलावा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं मिलेगा, उसकी चर्चा हम लोग कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बता दिया है कि उसके पीछे वो है कि जो मूल कृषक संस्कृतियाँ, इनकी उपेक्षा की गई है। ये लोग अलग लोग हैं। जो लोग कृषि के संस्कृतियों के मानने वाले, जो जल संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो पशुचारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ये अलग लोग हैं। इनका खान पान, इनकी बोलचाल, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनकी पहचान अतीत से ही अलग रही है। चलिए, डिबेट को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है कि वी शुड नॉट इंडल्ज इन एनी एंडलेस डिबेट। हम लोगों को कभी भी ऐसे डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए जो अंतहीन है। हमारा काम ये था कि व्यवहारिक रूप में क्या चीज़ें सही हैं और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर, व्यवहारिक व्यवस्थाओं के आधार पर हम लोगों को अपने समाज की बेहतरी के लिए हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं, वो प्रयास हम लोगों को निरंतर करने चाहिए। और यही एक प्रबुद्ध समाज की निशानी है, यही एक प्रगतिशील समाज की निशानी है, एक यही अग्रसोची समाज की निशानी है, और यही एक व्यवहारिक समाज की निशानी है। तो चलिए, आज की परिचर्चा हमारी क्या बोलते हैं, अपना मौर्य मगध साम्राज्य से थोड़ा दूसरी तरफ चली गई। और कल हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे विकास क्रम देखेंगे इतिहास का। इस बीच में हम लोगों को 2 कविताएं प्राप्त हुई हैं। एक हरिमोहन राजपूत जी के माध्यम से इटावा से हमको एक कविता प्राप्त हुई है, और एक शायद संभवतः BS राजपूत जी खंडाला महाराष्ट्र से हमको एक कविता प्राप्त हुई है। कल सुबह जो हमारा सेशन होगा संविधान पर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों कविताओं को लें। और आप सब लोग अगर साहित्य के और जानकार हैं, आपको अगर लेखन में रुचि है, तो आप लोग अपनी कविताएं, अपने संकलन भेज सकते हैं। उनको हम लोग लाइव सेशन में स्थान देंगे, ताकि पूरा देश आपकी प्रतिभा से परिचित हो। तो मुझे लगता है हम लोगों का सेशन का थोड़ा सा समय दूसरी दिशा में चला गया, मगध साम्राज्य के बजाय हम लोग अपने साम्राज्य पर आ गए। कल हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, और आप लोगों से मेरा यही सजेशन है कि आज चलिए हमने कर लिया इस पर डिबेट, इसको कभी भी बंद कमरे में आप लोग चाहें तो मेरे साथ बैठ करके चर्चा कीजिए। मैं आपको बाकायदा एविडेंस के साथ बात करूंगा, तथ्यों के, प्रमाणों के साथ में। इस तरह हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी ऊर्जा को न लगाएं। सभी लोग जानते हैं, शिक्षा की वैल्यू को हम लोग समझें, उसी पर हम लोग डिबेट करें और उसी पर हम लोग चर्चा करें। तो आज का सेशन मुझे लगता है अब यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए दूसरी दिशा में। और नया जो चैप्टर है हमारा, अच्छा, कई लोगों का नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही है जी, कोई बात नहीं, यहाँ भी हो रही है। तो आज हम लोग चर्चा को विराम देते हैं। और आप में से अधिकांश लोगों ने, अच्छा, मेरा ये कहना है कि आप जब भी ये सेशन हम लोगों का लाइव चला करें, तो आप लोग सुबह का नाश्ता कर लीजिए करिए साथ साथ में, और आप सभी लोग भोजन भी कर लिया करिए, शाम को डिनर कर लिया करिए। ऐसा ना हो कि सेशन के बाद फिर आप 1 घंटा लगाएं, तो इसी बीच दोनों काम आप कर सकते हैं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे शाम को मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य, और कल सुबह संविधान की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है 8:30 बजे, 8:15 बजे। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।